गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। केडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहली दूसरी तीसरी क्लासेस में आपको संविधान के बारे में बताया, संविधान की बात जहाँ भी होती है आप ये ध्यान रखिए कि संविधान अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है तो आप बताएंगे संविधान एक सरकारी दस्तावेज है। सरकारी दस्तावेज का मतलब ये होता है कि जो ऐसा दस्तावेज जिसको सभी लोगों के लिए वो मान्य होता है। ठीक है, सभी लोगों के लिए मान्य होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन ये क्या चीज़ है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक सरकारी दस्तावेज होता है और ये जब बना, कैसे बना और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कौन कौन सी डेट में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। तो संविधान एक सरकारी दस्तावेज है और इसको बनने में लगभग 63,96,729 रुपये खर्च हुए। किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है, तो वो भी हमने बताया था धारा और अनुच्छेद में अंतर। मेरी पिछली वीडियो जब आप केडी क्लासेस की देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम आप लोग को बेसिकली आईपीसी जो 1860 में बना था लॉर्ड मैकाले के समय में, उसके बारे में, उसकी धाराओं के बारे में, जो 511 धाराएं जो बनी उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक संक्षिप्त यानी छोटा सा एक बेसिक अंतर आपको बता दूं सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी में। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ों को आपके समझ में आए। ठीक है, क्योंकि क्लासेस मैंने बहुत सारी देखी हैं लेकिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आता है तो वो पढ़ाई में अच्छी नहीं मानता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाषा एकदम सरल होनी चाहिए जिससे उनके दिमाग में कोई चीज़ बैठ सके। ठीक, तो आइए आपको रिव्यू कराते हैं छोटी सी। देखिए ये है सीपीसी। ठीक, सीपीसी को हम दो तरह से जानते हैं। किसी किसी जगह इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या आप इसको सिविल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। तो ये दोनों नाम अगर आपके सामने आते हैं तो कभी भी कंफ्यूज मत हो, दोनों एक ही चीज है। जहाँ पे सिविल लग जाए वहां पे आप समझ जाइए कि ये आम आदमी के लिए है, आम तरह की धारा है जिसमें आगे बताएंगे 1908 में आया। ये कब आया? 1908। इसमें दायित्व अधिकार के मामले आते हैं, इसको दीवानी केस भी कहते हैं। इसमें कुल 11 भाग, 158 धारा और 51 आदेश यानी ऑर्डर है। इसमें सिविल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉमन लॉ, प्रॉपर्टी, लीगल टेंडर, जैसे कोई प्रॉपर्टी का विवाद होता है, जमीन का विवाद होता है, कोई लीगल टेंडर होता है जो कोई व्यक्ति लेता है उसको तोड़ देता है, या रेंट पे कोई रहता है और रेंट का किराया देता है, वो रेंट के जो नियम बनाएंगे तो उसको तोड़ता है, इस तरह के विवाद आते हैं। रूम रेंट एक्सेट्रा, एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि वो तोड़ता है तो उस पर सीपीसी के तहत मुकदमा दायर होगा। इसमें आर्थिक सजा का प्रावधान है, ना कि दंड देने का। देखिए सीपीसी क्या होता है? सीपीसी बोलता है कि ये जब आप किसी के ऊपर इस तरह का प्रत्यारोप करते हैं तो वो न्यायिक प्रक्रिया में जब वो जाता है तो उसको दंड का प्रावधान नहीं है, पहले उसको आर्थिक दंड का प्रावधान है। अगर वो आर्थिक दंड जैसे आप इतना उसको भरपाई करना वो नहीं करता तब उसको सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब आते हैं आईपीसी। आईपीसी का एक्ट 1860 में बना लॉर्ड मैकाले के समय। इसको इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, ये तो हो गया इंग्लिश का वर्ड, ये हो गया हिंदी का वर्ड और ये हो गया उर्दू का वर्ड, ताज़ियाते हैं। इसमें धारा यानी जो धारा होती है उसको इंग्लिश में सेक्शन और उर्दू में दफा बोलते हैं, दफा का प्रावधान। कुल इसमें 23 चैप्टर और 511 धाराएं हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस यानी अपराध के मामले आते हैं। कोई भी अपराध, किसी तरह का लूट, हत्या, चोरी, डकैती, ठीक है, मारपीट, ये मतलब जितने भी लड़ाई झगड़े के मुकदमे आते हैं वो सब इसमें आते हैं क्रिमिनल ऑफेंस में। आप किसी को
मार दिए, इरादतन हत्या से मार दिए या गैर इरादतन हत्या से मार दिए, दोनों उसी में आएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको फौजदारी कहते हैं, जैसे इसको दीवानी कहते हैं, इसको फौजदारी कहते हैं। इसमें धारा 370 हटने के बाद ये पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। अब बात यह आती है कि चलिए सीपीसी और आईपीसी समझा के सीआरपीसी क्या है। तो सीआरपीसी बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। सीआरपीसी होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वो जो क्रिमिनल था यहाँ पे, उसको दंड देने की एक प्रक्रिया जो चलती है, चलाई जाती है सरकार द्वारा, वो आती है सीआरपीसी में। इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। जैसे इसके दोनों नाम हैं, वैसे इसके भी दोनों नाम हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसको लेके कभी आप डाउटफुल मत होइए। ये 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुआ प्रारंभ। इसमें 37 चैप्टर और 484 धाराएं हैं। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, इसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यानी जो आपको दंड दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किस प्रकार उसका चुनाव होगा, इसमें ये लिखा जाता है। बेसिकली होता क्या, जब भी किसी अपराधी को हम पकड़ के न्यायिक हिरासत में देते हैं या पुलिस रिमांड में देते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया चलती है कि वो उसको किस प्रक्रियाओं से गुजर के, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन से लेकर के उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा चलाने के बाद उसको जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया को सीआरपीसी कहते हैं। ठीक है, इसमें यह इन्वेस्टिगेशन से लेकर के मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने तक की प्रक्रिया होती है। देखिए ये प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा आईपीसी, यानी आईपीसी की धाराओं के बारे में। कितनी तरह की धाराएं होती हैं और कौन कौन इसमें मुख्य धाराएं आती हैं जिसमें आम जनता जुड़ी होती है। तो ये करने के बाद हम आगे आईपीसी की धारा देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसा मैं अभी पढ़ा रहा था कि आईपीसी की धाराएं यानी सेक्शन, तो आज हम आईपीसी की मुख्य धाराओं के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लिखना बहुत जरूरी होता है। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए आपके सामने ABCD या कुछ भी आ जाए आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए जबकि आपके पास ब्रेन में ताकत होनी चाहिए। मतलब आप जब तक कोई चीज़ की लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अचानक से दे दिया जाएगा अगर कुछ लिखने के लिए, तो आप नहीं लिख सकते। तो एक दिन में 10 पेज, 20 पेज, 5 पेज, 2 पेज लिखिए, लेकिन लिखने का काम जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आप देखे रहेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिख लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो जैसा अभी मैं पढ़ा रहा था आईपीसी की प्रमुख धाराएं, तो ये हमारा 23 चैप्टर 511 धाराओं में से कुछ प्रमुख धाराएं हैं। प्रमुख धारा मतलब ये होता है कि जो हमारे आम जीवन में जो हम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हाँ, ये सारी चीजें आईपीसी के प्रमुख धारा में। नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 120 धारा 120 धारा यानी सेक्शन 120 षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र मतलब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, उसको फंसाना किसी तरीके से। उसका एक षड्यंत्र मतलब क्या होता है, एक चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह के अंदर उसको करना। 144 धारा 144 यानी कि घातक हथियार रखना या जन समूह एकत्रित। ये हम आम जीवन में सुनते हैं कि धारा 144 कर दी है। धारा 144 एक्चुअल में राष्ट्रपति का एक तरह से शासन टाइप का होता है। इसमें जो हमारे जिला के मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी पूरी व्यवस्था चलती है। उसमें ये होता है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार नहीं रख सकता है, और दूसरा को जन समूह यानी एक जगह 10 लोग 12 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उसको बोलते हैं जन समूह। 171 चुनाव में घूस लेना। सेक्शन 171 कहता है कि चुनाव में घूस लेते हुए अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर धारा 171 लगेगी। 177 सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस हो, उसको गलत सूचना आप देते हैं किसी प्रकार की, उसको आप कहीं बुला के आग लग जाए या कुछ चीजें हो गई और पुलिस वहां गई या सरकारी व्यक्ति वहां पहुंचा और ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आपके ऊपर केस कर देगा, धारा 177। ठीक है, यानी सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना। 186 आपका सरकारी काम में बाधा। कोई सरकारी काम हो रहा है, वहां आप जाके खड़े होकर बोले ये काम नहीं कर रहा है, वो आपका बाधा में आता है। ठीक है, बाधा में डिस्टर्बेंस, सरकारी काम में बाधा। धारा 191 मिथ्या यानी झूठे साक्ष्य देना।
आप कोर्ट में गए, गवाही भी दिए और वो गवाही आपकी जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला वो गवाही आपकी झूठी थी, तो उस केस में आपके ऊपर धारा कौन सी चलेगी? 191 यानी झूठे साक्ष्य देने के आरोप में। 201 सबूत मिटाना। अब एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर सबूत मिटाने में कितनी सजा होती है? तो भाई देखो, सबूत किस तरह का है, मतलब पाठ है या स्वयं का व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति की हत्या हुई, उस व्यक्ति की हत्या होते हुए किसी व्यक्ति ने देख ली तो वो उसका सबूत हो गया। अब उस सबूत की अगर हत्या होगी तो उसमें अलग दंड है। तो जिस तरह का ये होगा सबूत, उस तरह का उसको दंड मिलेगा। ठीक है। 216 लुटेरे को या गलत को शरण देना। लुटेरे या गलत कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करता है या सिविल ऑफेंस करता है या किसी से लड़ाई झगड़ा करके या कहीं कोई गलत काम करके आता है और आप उसको छुपाते हैं, शरण देते हैं अपने यहाँ, तो वो धारा 216 के अंतर्गत आएगा। अब 279 रश ड्राइविंग। आप मदिरा सेवन करके आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपका रश ड्राइविंग में आएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से रश ड्राइविंग हो गया। ठीक है। 300 से 308 तक, यानी 300 से 308 तक जो धाराएं थी, बेसिकली देखिए धाराएं जो होती हैं वो पहले जो है वो धारा होती है, उसके बाद उसकी सजा का प्रावधान होता है। तो 300 से लेकर 300 एक्चुअली हत्या की कोशिश है। ठीक है। हत्या करना 300 जो है वो हत्या करना, 301 गैर ज्ञातन हत्या करना और 302 उस हत्या का दंड देना, यानी उसका सजा देना। ठीक है। तो हत्या की कोशिश या गैर ज्ञातन हत्या और उसका जो दंड मिलता है वो 302 में मिलता है। ठीक है। 309 होता है आत्महत्या की कोशिश करना। अगर आप आत्महत्या की कोशिश की और उसमें आप विफल हो गए तो वो भी एक प्रकार की सजा उसमें दी जाती है, उसको बोलते हैं आत्महत्या की कोशिश करना। ठीक है। 309। 310 धारा 310 ठगी करना या मिथ्या बोल करके, किसी से झूठ बोल करके उससे कोई काम करा लेना या उसकी कुछ चीजों को लिखवा लेना या कुछ करना, इस तरह की ठगी जो है वो मिथ्या बोल करके वो धारा 310 में आती है। ठीक है। 312 गर्भपात करना, या ये भी एक प्रकार से हत्या है, किसी भ्रूण की या आप हत्या कर रहे हैं तो वो भी एक गर्भपात कर रहे हैं तो वो भी एक हत्या में ही आएगा, क्योंकि भ्रूण में भी एक जीवन होता है और जब आप ये काम करते हैं तो ये भी एक हत्या की तरह से आएगा। धारा 312 यानी गर्भपात कराने पे आपको लिखा जाएगा। अब आते हैं 351 हमला करना। किसी के ऊपर आप यदि हमला करते हैं तो धारा आपके ऊपर 351 लगेगी। ठीक है। 354 महिला से छेड़छाड़। किसी भी महिला से आप छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, गलत तरीके से, तो वो आपका आएगा 354। ठीक। 363 स्त्री को भगा लेना। किसी स्त्री को आप अपने साथ भगा ले जाते हैं तो उस समय आपके ऊपर धारा कौन सी लगेगी? 363। ठीक है। 365 अपहरण करना। अपहरण करना मतलब उसका किडनैपिंग। किसी को आप किडनैप कर लेते हैं तो आपके ऊपर धारा कौन सी लगेगी? 365। ठीक है। 376 यानी बलात्कार करना। जब आप किसी का बलात्कार करते हैं तो वो जो है धारा किसमें आती है? 376 में आती है। 377 अप्राकृतिक कृत्य। अप्राकृतिक कृत्य वो कृत्य होते हैं जो प्राकृतिक कृत्य से अलग होते हैं। ठीक है। नेचुरल और अननेचुरल। नेचुरल प्रक्रिया अलग चलती है और अननेचुरल अलग चलती है। तो 377 अप्राकृतिक कृत्य में आता है। 378 और 79 चोरी और उसकी सजा में आता है। किसी भी चीज की चोरी करना 378 में आता है और 379 में उसकी सजा का प्रावधान है। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो आईपीसी बनी है इसमें जो भी संख्या आप पढ़ रहे हैं ना, इसके जस्ट बाद वाली संख्या हमेशा उसके सजा का प्रावधान होता है, कितने समय में उसको सजा मिलेगी। अब इसके बाद आता है 392 लूटपाट करना। ठीक है। कहीं गए आप या किसी चीज की उस जगह में कोई सामान रखा है या कुछ भी रखा है तो उसकी लूटपाट करना 392 में आता है। 395 में आता है डकैती करना। डकैती अब चोरी में अंतर ये होता है कि चोरी कभी भी एक व्यक्ति भी कर सकता है, 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, 3 व्यक्ति भी। लेकिन डकैती की जो सरकारी परिभाषा है वो कम से कम डकैती में 5 लोग होने चाहिए, तब वो डकैती माना जाएगा, अदरवाइज वो चोरी माना जाएगा। ठीक है।
412 छीना झपटी, चैन स्नैचिंग वगैरह हो गया या कोई भी सामान की छीना झपटी करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके ऊपर इस तरह का केस लगेगा 412 छीना झपटी। इसके बाद आता है 415 छल कपट करना, किसी के साथ छल कपट करना, वो आपका धारा 415 में आता है। अब जो हम कॉमन सुनते हैं 420 का मतलब होता है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब जब आप किसी पैसे की ठगी करते हैं, संपत्ति की ठगी करते हैं, तो वो धारा 420 में आती है। 489 जाली नोट बनाना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, जाली नोट बनाना, ये धारा 489 में आती है, 489 में। 499 से 500 मानहानि में आती है, 499 से 500 मानहानि में आती है। मानहानि का मतलब किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना मानहानि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमानदार है और अपने कार्य को ठीक प्रकार से करता है, अपने कर्मों को, और उस पर किसी तरह की कोई आपराधिक धारा या कुछ लगा नहीं, उसके ऊपर आप हत्या का या बलात्कार का या चोरी का या प्राकृतिक कृत्य का या लुटेरे होने का या पैसों की ठगी का इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर क्या करेगा, मानहानि का केस कर सकता है। मानहानि का केस मतलब सेक्शन 499 के तहत, ठीक। 506 आपका आता है आपराधिक धमकी देना, किसी को आप आपराधिक किस्म की धमकी देते हैं तो वो धारा 506 के अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा कायम कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रमुख धाराएं हैं आईपीसी की, इसको आप देखिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए और दिमाग में याद करिए, ठीक। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, डोंट वेट द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। समय का इंतजार मत करिए, समय सबके लिए 24 घंटे का ही बराबर होता है, उसी में आपको डिवाइड करके 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना और 2-2 घंटे का खेल कूद, मनोरंजन, माता पिता का ध्यान, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अपने घर के कार्यों को, अपने कार्यों को। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।